हेलो एवरीवन। एमपीपीएससी मेंस पेपर थर्ड पार्ट है, लेक्चर 27 है ये। इसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे संचार को, जो कि सूचना और संचार तकनीक के अंतर्गत दिया गया है। इसके अलावा कुछ योजनाएं जो सरकार द्वारा सूचना और संचार तकनीक से रिलेटेड सरकार द्वारा जो योजना संचालित की जा रही हैं या बनाई गई हैं उनके बारे में। इसके साथ ही सूचना और संचार नीति को पढ़ेंगे जो 2012 सूचना संचार नीति 2012 को। साथ ही एमपीपीएससी मेंस पेपर 2 पार्ट बी के सारे लेक्चर अपलोड हैं, आप उन्हें भी देखें। इसके अलावा मैं पेपर थर्ड पार्ट ए के भी बहुत सारे लेक्चर अपलोड हैं, तो उन्हें भी देखें और अच्छा लगे तो शेयर करें। सूचनाओं का आदान प्रदान करना ही संचार कहलाता है। तो सबसे पहले हम संचार को यहाँ पे समझेंगे कि जो सूचना प्रौद्योगिकी है उसमें सूचनाओं को और डाटा को एक जगह से दूसरे जगह किस तरह से ट्रांसमिट किया जाता है। तो जो सूचना प्रौद्योगिकी है उसमें किसी भी डाटा को संचारित करने के लिए या एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए दो ही तरीकों का यूज किया जाता है। एक है वायर और दूसरा है वायरलेस यानी बेतार संचार। एक है तार के माध्यम से संचार और एक है बेतार संचार। तो अभी जो सबसे प्रमुख चलता है वो है तार के माध्यम से या फिर प्रकाशीय तंतु, जिसको हम वायर के माध्यम से जो संचार है उसको ऑप्टिक फाइबर्स कहते हैं, और प्रकाशीय तंतु। इसके बारे में हालांकि पिछले वाले लेक्चर में बहुत डिटेल्स में एनालिसिस किए हैं और पढ़े हैं, तो आप वहाँ से देखें। यहाँ सिर्फ मैं ये बता देता हूँ कि किस तरह से सूचना प्रौद्योगिकी में यूज होता है। तो प्रकाशीय तंतु एक पूर्ण आंतरिक परावर्तन के माध्यम से सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है। इंटरनेट विश्व में इन्हीं तंतुओं के माध्यम से विकसित किया गया है। जो जितने भी इंटरनेट माध्यम है या एक देश जो दूसरे देश से जुड़ा हुआ है वो इन्हीं के माध्यमों से एक जाल बिछाया गया है फाइबर ऑप्टिक्स का, जिसके माध्यम से जो इंटरनेट है वो एक देश से दूसरे देश, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट को कनेक्ट करता है। मैं इसके अलावा भी ये बताया हूँ कि भारत में जो प्रकाशीय तंतु है ऑप्टिक्स फाइबर, 3 जगह अपन इसको पढ़े हैं। एक तो ऑप्टिक्स फाइबर्स के चैप्टर में और फिजिक्स में भी और यहाँ भी, तो आप इसको वहाँ से बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं। और भारत नेट परियोजना ग्रामीण क्षेत्रों में इन्हीं तंतुओं के जाल को बिछाने की है। वर्तमान में कई इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाली कंपनियां ऑप्टिकल फाइबर को इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए उपयोग कर रही हैं। जब भी आप वर्तमान में मोबाइल फ़ोन में जहाँ से भी आप इंटरनेट यूज कर रहे हैं, चाहे वो जियो का हो या एयरटेल का, वो सारे जो इंटरनेट है वो फाइबर ऑप्टिक्स के माध्यम से ही आपको इस गति का इंटरनेट प्रोवाइड किया जा रहा है और आप उन चीज़ों का यूज कर सकते हैं। तो प्रकाशीय तंतु जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, डाटाओं को या सूचनाओं को आदान प्रदान करते हैं, साथ ही इंटरनेट की जो स्पीड है या सेवाओं का जो स्पीड है उसको बेहतर कर सकते हैं। जिसका दूसरा टॉपिक है वो है बेतार संचार या वायरलेस कम्युनिकेशन। वायरलेस कम्युनिकेशन में सिंपली ये है कि हम जो डाटा है वो उन्हें क्या रेडियो वेव्स के माध्यम से एक दूसरे से दूसरी जगह ट्रांसमिट करते हैं। तो इसमें जो पहला उपकरण है जो हर किसी को पता होगा वो है ब्लूटूथ। ब्लूटूथ पर्सनल एरिया नेटवर्क का निर्माण करता है। पर्सनल एरिया नेटवर्क का सिंपल सा मतलब है कि जब आप जिस ब्लूटूथ को आप किसी डिवाइस से कनेक्ट करते हैं तो वो उसी के बीच में ही कम्युनिकेट करेगा, इसके अलावा दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं करेगा। तो यह व्यक्तिगत एरिया नेटवर्क का निर्माण करता है और इसकी जो रेंज होती है वो 100 मीटर होती है। हालांकि ये बेहतर तौर से जो कार्य करता है वो है 10 से 20 मीटर के अंतर्गत बहुत अच्छे तरीके से डाटा को ट्रांसमिट कर सकता है, तक सूचनाओं को संचारित किया जा सकता है बिना वायर के माध्यम से। इस युक्ति के विकास के जो मानक है वो है 802.15.1। ये आपको याद होना चाहिए, कई बार ऑब्जेक्टिव में ये मानक पूछा जाता है। इसका निर्माण अमेरिकी संस्था IEEE ने किया है। IEEE का फुल फॉर्म होता है इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। तो इसी ने ब्लूटूथ का निर्माण किया है। ब्लूटूथ बेतार वायरलेस संचार के लिए एक प्रोटोकॉल है। मोबाइल, लैपटॉप, संगणक, प्रिंटर, अंकीय कैमरा, वीडियो गेम जैसे उपकरणों को इसके माध्यम से क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। एक दूसरे से जानकारी को ट्रांसमिट किया जा सकता है और जुड़ने के लिए उपकरण रेडियो तरंगों का उपयोग करते हैं। रेडियो तरंगों के माध्यम से ही किसी भी सूचना या डाटा को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पर ट्रांसमिट किया जा सकता है और इसी को बेतार संचार कहते हैं और इसी को ब्लूटूथ कहा जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है इसका मानक और इसका रेंज क्या है, ये सभी आपको पता होगा क्योंकि हर किसी के मोबाइल में आजकल ब्लूटूथ मौजूद है। इसकी विशेषता क्या है, मतलब इसको क्यों अपन यूज कर रहे थे। यह एक बेतार, सस्ती और स्वचालित टेक्नोलॉजी है। इस संदर्भ में अन्य तकनीकों का भी उपयोग किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि एक बेतार है, इसमें तार की कोई यूज नहीं है और सबसे सस्ती है और स्वचालित है। इसमें किसी प्रकार से आपको कोई एक्स्ट्रा इंस्ट्रूमेंट का उपयोग नहीं करना है, बस आपको ब्लूटूथ को इंस्टॉल करना है और आप इसको यूज कर सकते हैं। आजकल तो जितने भी ईयरफोन्स हैं या फिर और भी जितने भी टेक्नोलॉजी हैं वो बहुत ज़्यादा ब्लूटूथ के माध्यम से संचालित होने लगी हैं। तो ये इसका विशेषता है, ये भी इम्पॉर्टेंट। ब्लूटूथ से जो एक स्टेप आगे है उसको हम वाईफाई कहते हैं, ये भी वायरलेस, इसका फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडिलिटी। और वाईफाई जो है वो भी एक बेतार संचार का माध्यम है।
इसके माध्यम से बिना तार के ही हम इंटरनेट का यूज कर सकते हैं और एक बहुत बड़े एरिया को कवर कर सकता है। यह एक लोकल एरिया नेटवर्क है जो रेडियो तरंगों की मदद से नेटवर्क और इंटरनेट तक पहुंच सुनिश्चित करता है। आप अगर जो भी वाईफाई हॉटस्पॉट अपने घर में इंस्टॉल कराते हैं, राउटर लगवाते हैं, तो उसकी मदद से आप एक निश्चित एरिया, निश्चित डायरेक्शन में उसकी मदद से आप वाईफाई का यूज कर सकते हैं और उसमें बिना वायर के माध्यम से आप अपने डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं। इसकी सहायता से 100 मीटर तक बिना तार के सूचनाओं को भेजा जा सकता है और प्राप्त किया जा सकता है। इसके अलावा आपको बेहतर सुविधाएं और स्पीड भी इस रेंज में मिलेगी। वाईफाई के लिए उपयोग की गई युक्ति को हॉटस्पॉट कहा जाता है तथा इसके मानक हैं 802.11.0 और यह ब्लूटूथ का था वो है 1। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, जो ब्लूटूथ का मानक है वो है 802.15.1। इसके अलावा इसमें सूचना की गति ब्लूटूथ से कई गुना ज़्यादा होता है। ब्लूटूथ में जो सूचना ट्रांसमिट करने की गति होती है वो काफ़ी कम होती है, लेकिन इसके माध्यम से सूचना को जो ट्रांसमिट करने की रेंज होती है, स्पीड होती है, वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो ये हो गए वाईफाई। वाईफाई का फुल फॉर्म होना चाहिए, इसका एरिया कौन सा बनाएगा, लोकल एरिया बनाएगा, ब्लूटूथ पर्सनल बनाएगा और कितने एरिया में इसका संचरित होगा। तो 100 मीटर के एरिया में बेहतर उपयोग होगा। इसमें बेहतरीन तौर से मतलब बेहतर स्पीड में आपको डाटा ट्रांसमिट कर सकते हो हॉटस्पॉट के माध्यम से, राउटर के माध्यम से। दूसरा है लाइफाई। इसका है लाइट फिडिलिटी। जो वायरलेस फिडिलिटी था, अब लाइट फिडिलिटी मतलब लाइट के माध्यम से डाटा को ट्रांसमिट, और ये वायरलेस फिडिलिटी जो वाईफाई है उससे भी कहीं ज़्यादा स्पीड पे काम करेगा। इसका आविष्कार एडिनबर्ग विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर इंजीनियर हेराल्ड हास ने सन 2011 में किया था। यह भी वाईफाई की तरह एक वायरलेस नेटवर्किंग सुविधा है। इंपॉर्टेंट यही है। इसमें दृश्य प्रकाश का उपयोग किया जाएगा। वाईफाई की तुलना में 200 गुना अधिक रफ्तार है। यह भी लैन का निर्माण करेगा, लोकल एरिया नेटवर्क का निर्माण करेगा तथा इसमें एलईडी लाइट प्रकाश का उपयोग होगा। तो ये लाइफाई है जो कि 2011 में क्या किया था, इसको इन्वेंट किया गया था। इसके माध्यम से जो दृश्य प्रकाश है उसका उपयोग करके डाटा को ट्रांसमिट किया जाएगा। मतलब सिंपली है, आप किसी रूम में हैं और आपको डाटा ट्रांसमिट करना है तो आप इस लाइफाई के माध्यम से अपने डिवाइसों को यूज कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं और बेहतर डाटा ट्रांसमिट कर सकते हैं और बहुत अधिक स्पीड में। अगला है वाईमैक्स। ये भी बेतार संचार का ही माध्यम है। वर्ल्ड वाइड इंटरपोर्टेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस, इसका फुल फॉर्म होता है किसका, वाईमैक्स का। यह एक दूर संचार तकनीक है। इस तकनीक के माध्यम से एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से बिना तारों की सहायता से संपर्क स्थापित कर सकेंगे। वर्तमान में कई देश इस तकनीकी का इस्तेमाल कर रहे हैं। वर्तमान में मौजूदा 2G और 3G फ़ोन की सहायता से आप इस सुविधा का लाभ नहीं उठा सकते। इसके लिए ऐसे फ़ोन की आवश्यकता होगी जो वाईमैक्स संगत हो। इम्पॉर्टेंट ये है कि आपका जो फ़ोन है वो वाईमैक्स संगत होना चाहिए, मतलब उसमें एक्सेस करने की जो युक्ति है वो इंस्टॉल होना चाहिए, तभी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। वाईमैक्स इंटरनेट और सेलुलर दोनों नेटवर्क पर काम करता है। इसकी गति 2 Mbps होती है और 10 किलोमीटर तक समान रहती है। तो वाईमैक्स इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका रेंज बहुत बड़ा हो जाता है 10 किलोमीटर तक, और इसकी स्पीड उतनी ही होगी 10 किलोमीटर के अंतर्गत। इसके अलावा इसकी रेंज वाईफाई की तुलना में ज़्यादा होती है। जहाँ लैपटॉप के लिए इसकी सीमा 5 से 15 किलोमीटर होती है, तो वहीं फिक्स्ड कंप्यूटर स्टेशनों में 50 किलोमीटर की होगी। अगर आप एक कंप्यूटर स्टेशन फिक्स्ड कर देते हो तो जो उन कंप्यूटर के बीच में कनेक्टिविटी होगी वो 50 किलोमीटर तक की होगी, और वैसे कंप्यूटर और लैपटॉप में इसकी कनेक्टिविटी 5 से 15 किलोमीटर की होगी। ये वाइड एरिया नेटवर्क का निर्माण करता है, यही इंपॉर्टेंट है। अभी जो ऑब्जेक्टिव बनेंगे वो इसमें ये बनेंगे, ब्लूटूथ कौन से एरिया नेटवर्क का निर्माण करता है, इसके अलावा वाईफाई, लाईफाई और इसके बाद वाईमैक्स। तो वाईफाई वाइड एरिया नेटवर्क का निर्माण करता है। इसके मानक हैं 802.16। भारत सरकार डिजिटल इंडिया कार्यक्रम में इसी का उपयोग इंटरनेट सेवाओं को प्रदान करने के लिए करने वाली है, क्योंकि एक पूरा का पूरा हॉटस्पॉट जंक्शन बना देगा 50 किलोमीटर के एरिया में, जो कि एक बेहतर एक ब्लॉक को कवर कर सकता है। साथ ही साथ अगर इस तरह से जो बड़े बड़े दूर दराज के गांव हैं या फिर जिनकी पहुंच ज़्यादा कमज़ोर है, उन सभी जगह पे इसको इंस्टॉल किया जा सकता है और उनकी पहुंच को बेहतर बनाया जा सकता है। अगला है LTE। ये आपने बहुत सारे किस्में देखे होंगे मोबाइल सर्विसों में, आप जाकर वोल्टी देखे होंगे या फिर LTE देखेंगे। इसका फुल फॉर्म होता है लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन। यह एक वाइड एरिया नेटवर्क का निर्माण करता है, जैसे कि वाईमैक्स करता है और वाईमैक्स की समान ही होता है। वर्तमान में भारत की अधिकतम मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनियां उच्च गति की इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाली जितने भी कंपनियां हैं वो इसी का इस्तेमाल करती हैं, वोल्टी और LTE का।
जो वोल्टी होता है उसका वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन होता है, और एलटीई का फुल फॉर्म होता है लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन। तो आपके दोनों का वो फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए। अब ये क्या करता है, तो ये करता है एलटीई में अधिकतम 100 से 50 एमबीपीएस की इंटरनेट स्पीड आ सकती है। एलटीई की डाउनलोड क्षमता 100 एमबीपीएस है और अपलोड क्षमता 50 एमबीपीएस होती है। एलटीई के द्वारा वॉइस कॉलिंग भी की जा सकती है, और इसके लिए उपयोगकर्ता को अपने वाइड वॉइस कॉल नेटवर्क में कुछ बदलाव करने पड़ते हैं। तो ये हो गया एलटीई, और ये भी पूछा जा सकता है क्योंकि वर्तमान में भी 4G के टाइम से ही इसका चलन भारत में ज़्यादा बढ़ा है और भारत में इसको बेहतर तरीके से समझा जाने लगा है। अब बात करते हैं मोबाइल जनरेशन की, जो 1G 2G 3G 4G 5G तक अभी तक पता चला है। इसके अलावा 6G 7G भी जो फ्यूचर में एक्सपेक्ट कर रहे हैं लोग बाग आने का, वो क्या होता है। तो ये मोबाइल जनरेशन का एक नाम है कि 1G क्या होगा, 2G क्या होगा। तो ठीक है, ये जो जो भी जनरेशन बनते हैं वो एक फ्रिक्वेंसी है, जिस फ्रिक्वेंसी में आप डाटा को ट्रांसमिट करते हैं या डाटा की स्पीड जो होती है उसके माध्यम से डिफाइन किया जाता है। अब पहली जनरेशन जो था उसको अपन 1G कहते हैं। यह क्या था, तो यह था एक एनालॉग सिग्नल का इस्तेमाल करने वाली पहली जनरेशन को 1980 में सबसे पहले अमेरिका में पेश किया गया था। तो आपको याद रखना है कि एनालॉग सिग्नल पर काम करता था, ना कि डिजिटल सिग्नल पर। तो 1G जो था इसको सबसे पहले अमेरिका में इंस्टॉल किया गया था या फिर प्रस्तुत किया गया था, और कब आया था, 1980 के दशक में। 1980 के दशक में, जिसको अपन वायर के माध्यम से फ़ोन मिलाते थे या फिर बात करते थे, उसी को कहते हैं पहली जनरेशन। इसको एनालॉग सिग्नल का पहली जनरेशन कहते हैं। उस समय इसकी स्पीड लिमिट 2.4 kbps थी, लेकिन इन फ़ोनों की बैटरी लाइफ, वॉइस क्वालिटी और सिक्योरिटी अच्छी नहीं थी। इसमें से बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। इसके बाद फिर 2G का इन्वेंट किया गया, और इसका स्पेक्ट्रम भी काफ़ी कम था, क्योंकि डाटा ट्रांसमिट का जो कैपेसिटी है वो बहुत कम होने की वजह से वॉइस क्वालिटी या फिर जो भी चीज़ हम बात करते थे उसमें बेहतर अपन को रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा था। अब जो 1G है उसमें क्या इंपॉर्टेंट है, सिर्फ कॉलिंग कर सकते थे, एसएमएस नहीं किया जा सकता था। कॉलिंग के अलावा ऐसी कोई सुविधा नहीं थी, और वो भी एनालॉग सिग्नल्स पे होता था। तो वो किसी तरह से आप उसको सेव नहीं कर सकते, बस आप उसको सुन सकते हैं और उसी टाइम पे आप उसको यूज कर सकते हैं। तो ये पहली जनरेशन थी मोबाइल की, जो कि 1980 के दशक में आई थी और एनालॉग सिग्नल पर काम करती थी। इसके अलावा 2G तकनीक आया था 1991 में। अब ये क्या है, ये डिजिटल सिग्नल इस्तेमाल करने वाली ये तकनीक, वो क्या था एनालॉग सिग्नल में। अब दो 1991 में कंप्यूटर का काफ़ी विकास हुआ, तकनीकी काफ़ी आगे आई, सूचना प्रौद्योगिकी का विकास धीरे धीरे अपने स्तर से आगे बढ़ा। तो इसमें जो एनालॉग सिग्नल था उसको डिजिटल में कन्वर्ट किया गया। और ये तकनीक किस पे आधारित था, तो ये था GSM में, ग्लोबल सिस्टम ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन। इस सिस्टम पर आधारित तकनीक पर ये कार्य करती थी। इसकी स्पीड कितनी हो गई थी अब, 64 kbps, मतलब अब बेहतर तरीके से एक साथ डाटा ट्रांसमिट करेगा। अब बेहतर तरीके से डाटा ट्रांसमिट करेगा तो जो वॉइस क्वालिटी है या मैसेजिंग क्वालिटी है या जो भी है डाटा अपन प्रसारित कर रहे हैं उसकी क्वालिटी और एक्यूरेसी और टाइम बेहतर हो सकेगा। और साथ ही ये डिजिटल सिग्नल है तो इसकी एक्यूरेसी भी हाई होगी। तो इस तकनीक को सबसे पहले फिनलैंड में लॉन्च किया गया था, और इसे फ़ोन के जरिए क्या किया जा सकता है, एसएमएस, कैमरा और मेलिंग जैसी सर्विसेज को भी शुरू की गई। सिंपल सी बात है, आपको ये लास्ट वाली लाइन याद करनी है कि अगर आपके पास 2G मोबाइल है तो उसका स्पेक्ट्रम इस तरह से, मतलब उस उच्च आवृत्ति पर आपको स्पेक्ट्रम मिला हुआ है कि आप उसके क्या क्या यूज कर सकते हो, कॉलिंग का यूज कर सकते हो, एसएमएस भी कर सकते हो, एमएमएस भी कर सकते हो। ये तीन चीज़ें आपको बेहतर तौर से, एमएमएस का मतलब आपको फोटोग्राफ्स को भी भेज सकते हो, कुछ निश्चित उसका जो दायरा सेट होगा या निश्चित जो भी उसका एक स्पेसिफिकेशन होगा उसमें। तो 64 kbps की इसकी स्पीड होगी। तो 2G तकनीक है, 1991 में पेश हुआ था। इसके बाद जो नई तकनीक आई वो थी 3G तकनीक, जो कि इंटरनेट पर बहुत ज़्यादा इसको प्रसारित किया, और इसके बाद इसकी जो भी मोबाइल सर्विसेज थे या फिर जो डाटा ट्रांसमिट की गति थी उसको बहुत बढ़ा दिया। और 3G तकनीक के बाद ही लोगों में बहुत ज़्यादा इंटरनेट एक्सेस करने की कैपेसिटी आ गई। तो ये कब लॉन्च हुआ था, 2000 में हुआ था। हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा 3G लॉन्च होने के बाद ही मिलना शुरू हुआ, और इसके बाद इंटरनेट के प्रति लोगों का रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ा भी है। 3G उन प्रौद्योगिकियों के विषय में विचार करता है जो डिजिटल वायरलेस नेटवर्क पर बढ़ी हुई समर्थ और धारिता देने की क्षमता रखते हैं। इसमें क्या क्या किया जा सकता है, तो टेक्स्ट किया जा सकता है, पिक्चर्स, आवाज़, वीडियो को डिजिटल डेटा की तरह दूर संचार नेटवर्कों पर संचारित करेगा। तो आपके लास्ट वाली लाइन याद करनी है इसमें कि 3G में स्पीड क्या होगी, तो 512 kbps से 2 mbps की स्पीड होगी। इसमें कॉल कर सकते हो, एसएमएस कर सकते हो, इंटरनेट कॉलिंग सबसे इम्पोर्टेंट यही है, जो आप वीडियो कॉल अभी कर रहे हो, इंटरनेट कॉलिंग कर रहे हो, वो
3G तकनीक के इन्वेंशन के पहले नहीं था संभव, 3G के बाद ही इसको संभव किया गया और इसके बाद ही ये पॉसिबल हो चुका है, जिसकी वजह से आप आज बेहतर तरीके से और चीपेस्ट प्राइस पर वीडियो कॉलिंग कर सकते हो। इसके बाद जो नई तकनीक आई 2011-2012 में, वो थी 4G तकनीक, जो कि उससे भी बेहतर थी और इंटरनेट पर बेहतर सुविधाएं प्रोवाइड करने पर इसका पकड़ बहुत अच्छा था। ठीक है, तो साल 2011 में 4G सर्विस मिलना शुरू हुआ। इंटरनेट की स्पीड 3G की तुलना में काफ़ी बेहतर मिलने लगी। इसकी स्पीड 1 Gbps हो गया। ठीक है, और ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग के अलावा जितने भी सर्विसेज थे 4G में, चाहे वो ऑनलाइन संचार हो या फिर ऑनलाइन जो लेक्चर्स वगैरह होते हैं, टेलीकम्युनिकेशन है या फिर कनेक्टिविटी है, वो बहुत ज़्यादा हाई हो गया। और 4G तकनीक का जो स्पेक्ट्रम था वो बहुत हाई था, और इसी के जो 2G स्पेक्ट्रम था उसकी फ्रिक्वेंसी पर ही जो विवाद हुआ था, उसका रेट जो नहीं मिलने की वजह से जो विवाद हुआ था, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा करप्शन या घोटाला को बाहर किया गया था। अब वो सही था गलत था उस पर अपन बात नहीं करेंगे। इसके अलावा जो 5G तकनीक है वो 2020 तक इन्वेंट हो जाएगा, और इसमें इतनी ज़्यादा स्पीड होगी, इसके स्पेक्ट्रम इतना हाई होंगे कि आप बेहतर तरीके से कुछ ही सेकंडों में बड़े से बड़े डाटा को कैप्चर कर सकते हैं, देख सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं, मूवियाँ उसमें अच्छी तरीके से आप स्ट्रीम कर सकते हैं बिना रुकावट के। इसके अलावा जो ऑनलाइन लेक्चर्स हैं उनका प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, टेली एजुकेशन बहुत लंबे समय तक इंस्टॉल किया जा सकता है। जो आगे है वो है राष्ट्रीय दूरसंचार नीति 2012। ये 2012 से ही चल रहा है, अभी भी यही है, इसको कोई बदलाव नहीं हुआ। कुछ बदलाव आए हैं इसके पॉइंटों में, लेकिन ये भी दूरसंचार नीति जो 2012 थी उसी को ही लेकर अभी भी चला जा रहा है। तो इसको कब प्रस्तुत किया गया था? तो 31 मई 2012 को एक राष्ट्रीय दूरसंचार नीति का अनुमोदन किया गया था। तो आपको ये डेट याद रख सको तो हो जाए तो बेहतर है। 2012 तो आपको ऐसे भी याद रहेगा क्योंकि राष्ट्रीय दूरसंचार नीति 2012 ही है, जिसमें दूरसंचार क्षेत्र से जुड़े विविध माध्यम, आवधिक, दीर्घ अवधिक तथा कार्य नीतियों, निर्णयों तथा दृष्टिकोणों का समाधान किया गया है। जितनी भी चीज़ें आपको पता है कि उसकी अवधि क्या होगी, माध्यम क्या होगी, उसकी कार्य नीति क्या होगी और किस तरह से आगे का जो रोड मैप बनाना है, वो सारी चीज़ें तो राष्ट्रीय दूरसंचार नीति पर इंस्टॉल मतलब बताया गया है और उसके तरह बेहतर तौर से एक्सप्लेन किया गया है। तो राष्ट्रीय दूरसंचार नीति 2012 का लक्ष्य पूरे देश में वहनीय, विश्वसनीय और सर्वसुलभ सुलभ दूरसंचार तथा ब्रॉडबैंड सेवाओं की उपलब्धता पर अधिक लोक कल्याण करना है। लक्ष्य आपको बेहतर तरीके से याद होना चाहिए, चाहिए आप इसको अलग से लिख लें, क्योंकि लक्ष्य के माध्यम से ही आप उत्तर राइटिंग अच्छा कर सकते हैं। आपको लक्ष्य लिखना ही लिखना है कि क्योंकि किसी भी नीति की आवश्यकता क्यों पड़ी सरकार को, तो यही है पूरे देश में वहनीय, विश्वसनीय और सर्वसुलभ। एकदम वहनीय का मतलब इतना सस्ता या चीपेस्ट हो कि हर कोई व्यक्ति उससे कम से कम चार्ज देकर उसका एक्सेस कर सके। विश्वसनीय इस तरह से हो कि उसमें किसी तरह से कोई प्रॉब्लम ना हो, या फिर डाटा का जो संचार होता है या डाटा जो किस तरह से अलग अलग लोगों में जो डाटा चोरी होती है, मतलब साइबर क्राइम्स कम से कम हो और सर्वसुलभ हो। ऐसा नहीं हो कि आपको डाटा मिल रही है लेकिन उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मतलब आपके होम रूम में आपको बेहतर तरीके से सारी सूचनाएं देना सरकार का लक्ष्य था 2012 की जो दूरसंचार नीति थी। दूरसंचार नीति 2012 के उद्देश्यों में कौन कौन सी चीज़ें शामिल की गई हैं वो अपन देख लेते हैं। इसमें जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है सभी नागरिकों के सुरक्षित, सुलभ और उच्च स्तरीय दूरसंचार सेवाएं मुहैया कराना। ये आपको याद होना चाहिए। वैसे भी लक्ष्य के हिसाब से ये है कि सुरक्षित, सुलभ और उच्च स्तरीय दूरसंचार सेवाएं। एक राष्ट्र एक लाइसेंस की अवधारणा को सभी सेवाओं तथा सेवा क्षेत्रों के लिए लागू करना। एक राष्ट्र एक लाइसेंस, ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि वन नेशन वन कार्ड अवधारणा आई है, वो भी आपको याद होना चाहिए, वो भी पूछा जा सकता है। एक राष्ट्र पूर्ण मोबाइल नंबर परिवर्तनीयता, और एक राष्ट्र में मोबाइल के सभी कार्यों के लिए रोमिंग फ्री करना, ये भी एक बेहतरीन कार्य था, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। दूरसंचार को महत्व देने के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी प्राथमिकता आवश्यक रूप से ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी मुहैया कराना, और ब्रॉडबैंड अधिकतर शिक्षा दिशा में कार्य करना। आगे था कि 2017 तक ग्रामीण टेली घनत्व को वर्तमान के स्तर 39 से बढ़ाकर 70% तक करना। 2017 तक 70% तक करना था और 2020 तक इसके स्तर को भी 70% तक करना था। तो ये इसका क्या था, एक तरह से टारगेट थे। हालांकि ये टारगेट बहुत कम पूरे हो पाते हैं, लेकिन जो नीतियाँ बनती हैं उसमें से बड़े टारगेटों को एक्सेस किया जाता है। 2015 तक मांग आधारित, सुलभ और विश्वसनीय ब्रॉडबैंड सेवाएं मुहैया कराना। 2017 तक 175 मिलियन ब्रॉडबैंड कनेक्शनों का लक्ष्य हासिल करना है। 2020 तक न्यूनतम 2 Mbps डाउनलोड स्पीड और 600 मिलियन कनेक्शन
उपलब्ध कराना और मांग पर न्यूनतम 100 Mbps के उच्च गति का ब्रॉडबैंड कनेक्शन उपलब्ध कराना। ये आपको पढ़ देना है और इस पर जितनी चीज़ें आपको याद रह सकें उतनी को आपको एग्जाम पे लिख देना है। 2014 तक प्रौद्योगिकी के सफल संयोजन से सभी ग्राम पंचायतों तक तीव्रतम और उच्च स्तरीय ब्रॉडबैंड उपलब्धता सुनिश्चित करना और 2020 तक उत्तरोत्तर रूप से देश के सभी गांवों तक पहुंच बनाना। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये पॉइंट है, इसमें आपको याद रखना कि 2014 तक प्रौद्योगिकी का सफल संयोजन से सभी ग्राम पंचायतों पर तीव्रतम इंटरनेट ब्रॉडबैंड कनेक्शन उपलब्ध कराना था और 2020 तक उत्तरोत्तर मतलब सबसे बेस्ट तक जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है उसको भी एक्सेस करना था। दूरसंचार में हरित नीतियों को अपनाया जाना जारी रखना तथा उन्हें और भी बढ़ाना और उनकी वहनीयता और नवीनीकरण संसाधनों के उपयोग को प्रोत्साहित देना। इसमें हरित नीतियों को इसलिए एक्सेस करना क्योंकि जितने भी चीज़ें हैं अगर वो बायोडिग्रेडेबल होंगे और इन्वायरमेंट को अगर हार्मफुल नहीं होंगे तो उनकी बेहतर तरीके से भविष्य में फ्यूचर में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट सरकार सोच रही है उसको बेहतर तरीके से कर सकती है। इसके अलावा 2020 तक देश के चरणबद्ध तथा समयनिष्ठ तरीके से नई प्रोटोकॉल IP6 जो इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 मैंने पढ़ाया था या फिर पिछले वाले लेक्चर में जो मैंने बताया था वो है। इसमें सबसे सबस्टेशनल ट्रांजिएंट्स प्राप्त करना और नई IP प्लेटफॉर्म पर सेवाओं का प्रचुर प्राप्ति की प्रक्रिया को पर्यावरण पद्धतियों को भी बढ़ावा देना। तो ये हो गया जो भी सूचना संचार नीति 2012 था, ये इंपॉर्टेंट थे, इसके पॉइंट्स थे। आपको कम से कम इसमें से कुछ भी याद हो गए तो आप उनको बेहतर तरीके से पॉइंट वाइज लिख सकते हैं। अगर आपको नहीं भी पता है तो 6 से 7 पॉइंट आपको इसमें से कन्फर्म याद होना चाहिए, जिसमें से बेहतर ठीक है बहुत सारी चीज़ें तो आपको वैसे भी पता चल जाएंगी क्योंकि वो एक जैसी ही हैं। जिसमें ब्रॉडबैंड सेवाओं को ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुँच, लोगों को बेहतर सुविधा देना और उनके जो सिक्योरिटी या सेफ्टी है उसका भी ध्यान रखना। अब सरकार द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से कुछ योजनाएं चलाई जा रही हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये भी पूछे जा सकते हैं। जिसमें से पहला है नेशनल डिजिटल लिटरेसी मिशन NDLM, नेशनल डिजिटल लिटरेसी मिशन। तो ये क्या है? तो नेशनल डिजिटल लिटरेसी मिशन की जो शुरुआत है वो वर्ष 2020 तक भारत के प्रत्येक घर में कम से कम एक व्यक्ति को डिजिटल साक्षर बनाने के उद्देश्य से की गई है। तो इम्पोर्टेंट क्या है कि इस योजना का जो मेन मोटो है वो है हर व्यक्ति को या फिर एक परिवार से एक व्यक्ति को डिजिटल साक्षर बनाना है। इस परियोजना का मिशन तकनीकी दृष्टि से निरक्षर व्यक्तियों को मदद करना है तथा वे तेजी से डिजिटल होती दुनिया में अपनी जगह बना सकें। इस तरह उन्हें मदद करके उन्हें बेहतर तरीके से सूचना प्रौद्योगिकी का एनालिसिस कराना, उन्हें समझाना और साथ ही साथ उनके पहुंच को बेहतर बनाना ताकि वो सभी सुविधाओं को बेहतर तरीके से एक्सेस कर पाएँ। इसके बाद है इस मिशन के तहत सरकार की ओर से ग्रामीणों को कंप्यूटर, टैबलेट और स्मार्टफोन ऑपरेटर करने की ट्रेनिंग दी जाएगी। सरकार द्वारा ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाएगा, उसमें बताया जाएगा कि आप वित्तीय लेन देन कैसे कर सकते हैं, सरकार की जो योजना है उनके कैसे लाभ उठा सकते हैं, आप घर बैठे किसी चीज़ को किस तरह से सुविधा को अपने पास एक्सेस कर सकते हैं। तो ये इस मिशन का मेन मोटो था। इसके साथ ही ईमेल रिसीव करना, इंटरनेट चलाना, ऑनलाइन पेमेंट करना, इंटरनेट द्वारा जानकारी और सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करना आदि भी इसी के माध्यम से संचालित करना सिखाया जाएगा, ट्रेनिंग दिया जाएगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। कौन सा? नेशनल डिजिटल लिटरेसी मिशन NDLM। तो ये आपको आना चाहिए। जो अगला योजना है वो है प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान। ये भी नई योजना है तो इसको भी पूछा जा सकता है। इसकी शुरुआत इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा फरवरी 2017 में की गई थी। तो आप इसको इतना इंपॉर्टेंट है कि 2017 में शुरुआत किया गया था। मंत्रालय पूछा जा सकता है तो आपको मंत्रालय याद रखना है। उद्देश्य सबसे इम्पोर्टेंट है कि देश के तकरीबन 40% ग्रामीण परिवारों के 14 से 60 वर्ष के आयु के एक सदस्य को डिजिटल साक्षर बनाना है। उद्देश्य लगभग सेम ही है, नेशनल डिजिटल लिटरेसी मिशन का भी यही है कि एक व्यक्ति को साक्षर बनाना है। ठीक है। इसके अलावा इसमें इसका जो लक्ष्य है वो क्या है? योजना का लक्ष्य है 31 मार्च 2020 तक देश के ग्रामीण क्षेत्रों के लगभग 6 करोड़ लोगों को इसका लाभ पहुंचाना है। तो बेहतर तरीके से इसका लक्ष्य आपको आना चाहिए कि कितने करोड़ लोगों के ये टारगेट कर रही है। तो ये कर रहा है 6 करोड़ लोगों को इसका लाभ पहुंचाने के लिए कार्य कर रहे हैं। और इस अभियान का जो मिशन है इन परिवारों को डिजिटल जागरूक व शिक्षा के बढ़ावा देना है, क्योंकि डिजिटली रूप से जब भारत आधुनिकता की ओर बढ़ेगा तो इनको डिजिटल साक्षर के भी बेहतर पहुंच और बेहतर साक्षर के रूप में उन्हें प्रस्तुत करना है ताकि वो बेहतर तरीके से अपने यूज के जितने भी सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग हैं उन्हें बेहतर तरीके से समझ सके।
आगे जो है वो है डिजिटल विलेज प्रोग्राम। यह प्रोग्राम डिजिटल गांव प्रोजेक्ट के लिए सेवा आधारित दृष्टिकोण को अपनाने पर अधिक जोर देता है। कौन से पर अधिक जोर देता है? तो सेवा आधारित। अब सेवा किस किस चीज़ में देने के लिए, तो उसके जो घटक हैं वो हैं टेली मेडिसिन के क्षेत्र में, टेली एजुकेशन के क्षेत्र में। टेली मेडिसिन मतलब आपका ऑनलाइन घर बैठे आप इनको वीडियो कॉलिंग पे अपनी समस्या बता सकते हैं, और साथ ही साथ जो गांव है उनको बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं को चलाने के लिए आपको एक तरह से जो ट्रेनिंग है वो घर बैठे प्रोवाइड किया जाएगा। टेली एजुकेशन के माध्यम से आप घर बैठे शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, या आपके जो पंचायत है वो आपके लिए व्यवस्था करेगी कि आपको शिक्षा के लिए किस तरह से प्रिपेयर किया जाए। एलईडी स्ट्रीट लाइटिंग और वाईफाई हॉटस्पॉट सेवाएं इसके माध्यम से हर गांव में दिया जाएगा, ताकि हर गांव घर बैठे इस सेवा को अपना सके। कौशल विकास सेवाओं को भी बढ़ावा दिया जाएगा। तो डिजिटल विलेज प्रोग्राम इसी के अंतर्गत संचालित होगी। डिजिटल नॉर्थ ईस्ट मिशन, ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लुक ईस्ट का जो अभी का गवर्नमेंट है उनका विजन है, उसके हिसाब से डिजिटल नॉर्थ ईस्ट मिशन 2022 ये बनाया गया है। तो इस मिशन के तहत पूर्वोत्तर भारत के लिए विजन डॉक्यूमेंट्री जारी किया गया है, ये आपको याद होना चाहिए। इसका उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों की क्षमता निर्माण और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में बीपीओ की ताकत को दोगुना करना। पहले बात तो जो कर्मचारी हैं उनकी क्षमता को अधिक से अधिक बेहतर करना, क्योंकि अगर वो सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़ेंगे तो उन्हें बेहतर तरीके से उसका लाभ मिल पाएगा, और वो बेहतर तरीके से सूचनाओं तक लोगों की पहुंच को सुनिश्चित कर पाएंगे। साथ ही बीपीओ को ज़्यादा बढ़ाना, जितने भी बीपीओ की सुविधाएं हैं उन्हें पूर्वोत्तर में भी लागू करना, ताकि लोगों पर रोजगार का असर पड़े, उन्हें बेहतर जीवन शैली जीने के लिए एक नया ऑप्शन मिल सके। विजन डॉक्यूमेंट का उद्देश्य उत्तर पूर्वी के लोगों को सशक्त बनाना है, जिसमें डिजिटल पहलुओं को लागू करने के लिए राज्यवार रोड मैप विकसित किया जाना है। प्रत्येक राज्य जो कि नॉर्थ ईस्ट में है, सेवन सिस्टर्स, उनके लिए हर राज्य के लिए एक अलग से रोड मैप बनाना है, ताकि उन्हें बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए और लोगों तक इसकी पहुंच को बरकरार रखा जा सके। इसके तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र के गांवों को हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी। ये हर जगह पर है, जितने जगह पर है वो हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी ही प्रदान किया जाएगा। इसके तहत 8 थ्रस्ट क्षेत्रों की पहचान की गई है। 8 क्षेत्रों की इसके तहत पहचान की गई है। उसमें डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब सभी को ब्रॉडबैंड बेहतर कनेक्टिविटी और जो डिजिटल इक्विपमेंट है उन्हें बेहतर तरीके से यूज करना सिखाया जाएगा और सबको उपलब्ध भी कराया जाएगा। डिजिटल सेवाएं सारी सरकारी सेवाएं या फिर जितने भी नॉन गवर्नमेंट जो भी सर्विसेज हैं उन्हें भी डिजिटल के रूप में उपलब्ध कराना, ताकि लोगों को कम से कम सरकार या फिर घर से बाहर जाना पड़े। डिजिटल सशक्तिकरण, सबको इस चीज़ का बेहतर उपयोग बताया जाए, ताकि डिजिटल सशक्तिकरण हो और लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो सकें। इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण को बढ़ावा देना, क्योंकि जितना भी डिजिटलाइजेशन होगा वो सारा का सारा इलेक्ट्रॉनिक्स पे ही, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री पर ही डिपेंड करेगा। आईटी व आईटी सक्षम सेवाओं व बीपीओ को बढ़ावा देना। आईटी व आईटी सक्षम सेवाओं से जितने भी चाहे वो इंडस्ट्री लगाना हो, या एजुकेशन के क्षेत्र में हो, या उनके ट्रेनिंग के क्षेत्र में हो, या उनसे नए रोजगारों के इम्प्लीमेंटेशन के क्षेत्र में हो, और साथ ही साथ बीपीओ को भी बढ़ावा देना। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना, इसके अलावा साइबर सुरक्षा को बढ़ावा देना, डिजिटल नवाचार को एवं स्टार्टअप्स को, इन सारी चीज़ों को भी बढ़ावा देना। तो ये सारे 8 चीज़ें थे जो कि डिजिटल नॉर्थ ईस्ट मिशन के तहत सरकार देखती है और उन्हें बेहतर तरीके से बनाती है। तो जो 4 योजनाएं इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है नेशनल डिजिटल लिटरेसी मिशन, इसके अलावा प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान और डिजिटल विलेज प्रोग्राम। ये आपको पेपर 2 में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि उसमें भी ये सारी चीज़ें योजनाओं को शामिल किया जाता है। तो ये हो गया सूचना प्रौद्योगिकी कंप्लीट। तो यहाँ पे सूचना प्रौद्योगिकी के जितने भी लेक्चर थे वो कंप्लीट हो गए हैं। अब हम अंतरिक्ष के देखेंगे, स्पेस टेक्नोलॉजी को देखेंगे, इसके साथ भी नैनो टेक्नोलॉजी जो कि आगे है। तो आप में से सबसे इंपॉर्टेंट है वाईफाई, लाईफाई और फिर वाईमैक्स, ये आपको याद होना चाहिए। ब्लूटूथ याद होना चाहिए। प्रकाशी तंत्र तो बहुत जगह फिजिक्स में भी वो लेक्चर है, तो आप उसको बेहतर तरीके से तैयार कर सकते हैं। संचार के 2 ही माध्यम है, एक वायर और वायरलेस, तो दोनों को पता होना चाहिए। वायर के माध्यम से कैसे ट्रांसमिट होती है डाटा, सूचनाएं, और तार के माध्यम से कैसे होते हैं, तो सभी। इसके अलावा इसके अलावा जो है वो जनरेशन आपको याद होना चाहिए, जिसमें 1G 2G 3G, बस सिंपली से आपको याद होना चाहिए इनके स्पेक्ट्रम और ये किस स्पीड से डाटा ट्रांसमिट कर सकते हैं। राष्ट्रीय दूरसंचार नीति के कुछ पॉइंट याद हो, और वो याद हो उसका लक्ष्य क्या है, वो किस लिए बनाया गया है,
ये सारे ये चारों योजनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से एक योजना जरूर पूछा जाएगा क्योंकि डिजिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और ये सारे ग्रामीण क्षेत्र की योजनाएं हैं, तो इन्हें जरूर पूछा जा सकता है। तो इतना था। इसके अलावा थैंक यू वेरी मच। अगर आपके लेक्चर अच्छा लगे तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। साथ ही ये टेलीग्राम है, यहाँ पे आप अगर जुड़ते हैं तो आपके इसके नोट्स मिल जाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच।